नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। ये राहत की बात है कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले अब काफी कम हैं और संक्रमण दर भी नीचे आ चुकी है। तो क्या इसे कोरोना का अंत माना जा सकता है या फिर अभी भी हमें आने वाली लहरों के लिए तैयार रहना होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र स्टेट कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य और मुंबई के लीलावती अस्पताल और सर एच.एन. रिलायंस अस्पताल में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसंत नागवेकर। डॉक्टर वसंत, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। जी डॉक्टर साहब, कोविड को आए हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आमतौर पर किसी पैंडेमिक का असर कितने साल तक रहता है? नॉर्मली कोई कोई भी पैंडेमिक आएगा तो उसका असर अपन एटलीस्ट 1 साल आगे तक चलेगा और उसके बाद वो क्रॉनिक सेटिंग में मतलब वो परमानेंटली एंडेमिक रहेगा या फिर कभी-कभी एपिडेमिक जैसा H1N1 का है, वो भी आप देखेंगे 2009 में जो पैंडेमिक आया था, उस समय भी ऐसे लग रहा था कि 2 साल में निकल जाएगा, पर वो पैंडेमिक बाद में एंडेमिक हो गया। एंडेमिक मतलब वो परमानेंटली वो देशों में रह गया और कभी-कभी उसका लाइक विंटर सीजन में वापस उसका आउटब्रेक हो जाता है, जैसे एपिडेमिक हो जाता है। तो सिमिलरली कोविड का भी मेरे ख्याल से पैंडेमिक 2 साल चला है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये कुछ-कुछ केसेस हमेशा थोड़े-थोड़े आते रहेंगे। उसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। तो उसका असर मेरे ख्याल से 1 या 2 साल तक रहेगा और उसके बाद एकदम ही कम हो जाएगा। ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशंस है, बट अपने को देखना है कि अपने को और भी सतर्क रहना ज़रूरी है और एक 3-6 महीना, ताकि नेक्स्ट वेव ना आए। आई होप इट डज़न्ट कम। मेरे ख्याल से हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि हमको चौथी वेव नहीं चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने एंडेमिक की बात करी, क्या ये कहा जा सकता है कि अब इंडिया में एंडेमिक स्टेज आ चुका है कोरोना का? एक्चुअली नॉट ओनली इंडिया, मैं तो बोलेगा वर्ल्ड वाइड एंडेमिसिटी है, बिकॉज़ सब देशों में कुछ-कुछ केसेस हमेशा हर दिन थोड़ा, ऐसा कोई भी देश नहीं है कि जिधर एक भी केस नहीं आया, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो इंडिया ही नहीं, इंडिया में तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। बाकी देशों में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इसका एंडेमिसिटी है, उधर भी केसेस आते ही रहते हैं, उधर भी थोड़े-थोड़े ट्रीटमेंट, आईसीयू थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। तो इंडिया ही नहीं, मैं तो बोलेगा पूरा वर्ल्ड में फिलहाल तो इस समय तो एंडेमिक है। अपने को 1 आध साल तक रुक के देखना चाहिए कि पूरा वायरस निकल जाता है या नहीं। जी डॉक्टर साहब, चूंकि मामले अभी काफ़ी कम हैं तो स्कूल या कॉलेज और ऑफिस भी अब खुल चुके हैं। कोरोना की वजह से जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो भी अब काफ़ी हद तक हटा लिए गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या लोगों को कुछ सावधानी अभी बरतने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से ये तो केसेस बहुत कम हो चुके हैं, नॉट ओनली मुंबई, महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, और आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड में भी काफ़ी सारे केसेस सब जगह पे कम हुआ है। इसके लिए ओपन अप करना तो ज़रूरी था कि अब 2 साल से सब लोग सफ़र हुए हैं, तो डेफिनिटली ये ओपनिंग वाज़ अ मस्ट रिक्वायर्ड जब भी केसेस बहुत कम है। पर एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सावधान कीजिए, लाइक मास्किंग एटलीस्ट इन पब्लिक प्लेसेस जिधर गैदरिंग्स होते हैं, उधर, या तो जो आउटडोर जो है, आउटडोर में ओपन स्पेस में इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर जो इंडोर्स है, थिएटर्स है या छोटे मैरिज हॉल्स है या क्लोज्ड क्लासरूम्स, एयर कंडीशन क्लोज्ड क्लासरूम्स है, उधर आई थिंक वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड वेयरिंग मास्क एंड थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड। मेरे ख्याल से जो ओपन जैसा वेंटिलेशन, जिधर ओपन वेंटिलेशन है उधर थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता है, जिधर क्लोज सिस्टम है उधर मेरे ख्याल से मास्किंग, हैंड सैनिटाइजर और जो एंड प्लस सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सकता है उतना मेंटेन करना। आई थिंक नेक्स्ट 3 से 6 महीना तक तो अपने को ये सतर्क रहना जरूरी है और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कंटिन्यू टू डू द कोविड का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए, ताकि अपने को वापस दिक्कत ना आए। जी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 3 से 6 महीने अभी हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है या ऐसा कहा जा सकता है कि 3 से 6 महीने के बाद ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हटाए जा सकते हैं? इसको लेकर के चर्चा भी खैर चल रही है शायद। हाँ, मेरे ख्याल से 3-6 महीने तक अगर स्टेबल रहता है और केसेस नहीं बढ़ते हैं कुछ भी, जैसे अभी फिलहाल जिस हिसाब से है,
तो मेरे ख्याल से इवन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 टू 6 मंथ में मेरे ख्याल से मास्किंग 3 महीने में शायद मास्किंग में निकल सकता है। पर ये अपने को रुक के देखना पड़ेगा कि कुछ इंक्रीज हो रहा है केसेस या डिक्रीज हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। पर मेरे अंदाज से अगर यही स्टेट रहता है तो 3 महीने में मास्किंग भी शायद निकल सकता है, तो अपने को रुक के देखना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, ये जो तीसरी लहर थी इसमें जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, इसके लक्षण हल्के ज़रूर थे, लेकिन एक बार ठीक होने के बाद जो पोस्ट कोविड दिक्कतें होती हैं वो भी लोगों में देखने में आ रही हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों को कमज़ोरी या कुछ लोगों को गले में खराश या नींद ना आना, ऐसी दिक्कतें देखने में आ रही हैं लोगों को। तो जिन लोगों को ये दिक्कतें हैं उनको डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे? नहीं, ओमाइक्रोन डेफिनेटली अश्विन जैसा आपने बोला वो डेफिनेटली माइल्डर था। और डेल्टा के करीबन डेल्टा में हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ पेशेंट लोग को संभालने में और पेशेंट लोग को बचाने में। और आईसीयू के बेड्स और उस हिसाब से ओमाइक्रोन बहुत माइल्ड था। ऐसा नहीं है कि ओमाइक्रोन में पेशेंट बैड नहीं हुए, जिनको बुजुर्ग थे बहुत, जिसका एज 80 प्लस था या जिसको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी जैसा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक, ओबेसिटी, जिसका वजन ज्यादा, उनमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई है और हम लोग ने सीरियस ओमाइक्रोन में ये प्रॉब्लम देखा है। बट डेल्टा के करीबन में बहुत ही कम है, मैं तो बोलेगा 1% ऑफ डेल्टा। और पर ओमाइक्रोन में जैसे आपने बताया कि ओमाइक्रोन होने के बाद कुछ लोगों में बॉडी एक और मेन बोले तो पैल्पिटेशन, जैसा पल्स रेट फास्ट रहना, द पैल्पिटेशन वो होना, थोड़ा सा सम थोड़े लोगों में जॉइंट पेन्स। और मेन बोले तो खांसी, बहुत लोगों में खांसी जो डेल्टा में जो रिकवर हुए थे उन लोगों में हम लोग ने इतना ये नहीं देखा था कि उनको परसिस्टेंट खांसी था, ऐसा नहीं। बट ये ओमाइक्रोन में पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस जैसा फ्लू में कैसा होता है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस में जैसा पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस होता है, वो हमने डेल्टा में इतना नहीं देखा था। बल्कि ये ओमाइक्रोन में हम लोग ने पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस बहुत लोगों में देखा है, जो खांसी आते रहता है या फिर साइनोसाइटिस देखा है। जी। और ये पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस के लिए फाइनली हम लोग को मतलब ये जैसे अस्थमा के कुछ 15 दिन तक कैसा पेशेंट रहेंगे उस हिसाब से लोग बिहेव करते हैं। उनको इनहेलर लेना पड़ता है, नेजल स्टेरॉइड लेना पड़ता है, और या पोस्ट एंटी एलर्जिक लेना पड़ता है पोस्ट नेजल ड्रिप रोकने के लिए। तो ये जो पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग ने ओमाइक्रोन में देखा। बट इतना इट इज नॉट अ डेंजरस कंडीशन, बट इट इज इरिटेटिंग था लोगों के लिए। खांसी, नींद, उसके वजह से नींद नहीं आना, और ये सबसे आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वाज थोड़ा बॉडी एंड पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस जो पोस्ट ओमाइक्रोन में वो काफी हद तक हम लोग पेशेंट में देख चुके हैं। और दूसरा ये एक और एक छोटा निमोनिया जो इन्फ्लेमेटरी निमोनिया है, वो भी ओमाइक्रोन में हम लोग ने देखा है, जो डेल्टा में इतना नहीं दिखा है। जी। तो डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में लोगों के पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं? क्या अपने आप ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं या फिर इसके लिए भी इलाज करना पड़ेगा? नहीं, पोस्ट वायरल जो बॉडी एक है उसके लिए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लेना है अपने को। वो तो अपने आप जैसे 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट ये पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस या पोस्ट नेजल ड्रिप रहता है, उसके लिए पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस के लिए डेफिनेटली अपने को डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर 2 हफ्ते के ऊपर खांसी जाती नहीं है तो एक एक्सरे करके देखना है अपने को। और उसके लिए डॉक्टर से सलाह लेके मोस्टली सब पेशेंट्स को इनहेलर्स, जो रोटा कैप्स या रोटा इनहेलर्स रहते हैं, उससे पेशेंट लोग को बहुत फायदा हो जाता है। और वो भी परमानेंट नहीं रहते हैं। लोगों ने ये समझना नहीं चाहिए कि मैंने एक बार शुरू कर दिया तो अस्थमा जैसा लाइफ लॉन्ग लेना पड़े। ये सिर्फ मेरे ख्याल से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक लेना पड़ता है, उसके बाद पूरा वो खांसी निकल जाता है। सिमिलरली कुछ पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब नाक से आगे से पानी ना आके पीछे की तरफ से आके गले में इरिटेट करके खांसी आना, वो भी है। तो उसके लिए भी थोड़ा एंटी एलर्जिक लेना पड़ता है। पर ये सब टेम्परेरी है और सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 से 4 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, दूसरी लहर जब थी तो डेल्टा वेरिएंट का जो संक्रमण था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक बार अगर किसी को संक्रमण डेल्टा वेरिएंट का होता था फिर दोबारा बहुत जल्दी होने की संभावना नहीं होती थी। ये जो ओमिक्रॉन का संक्रमण है, क्या इसमें भी यही चीज़ है या फिर ये दोबारा जल्दी हो सकता है डॉक्टर साहब? नहीं, सो डेल्टा मैंने किसी को दोबारा डेल्टा हुए एक आध पेशेंट को देखा रहेगा, बट दोबारा डेल्टा हुआ आप बराबर बोल रहे हैं जी। कि मैंने डेल्टा दोबारा रिपीट री इन्फेक्शन देखा नहीं था। पर ओमाइक्रोन में मैंने डेफिनेटली मैं खुद ने एटलीस्ट 5 से 10 लोगों को, 5 से 7 लोगों को मेरे ख्याल से रिपीट इन्फेक्शन और जस्ट आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं, हम्म। सिम्टम्स मतलब उनको
बुखार आया था, खांसी आया था, ठीक हो गए और एक 10-15 दिन के बाद दोबारा फिर से बुखार, खांसी और फिर आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आए। हम्म। तो ये ओमाइक्रॉन में री-इन्फेक्शन कंपेयर टू डेल्टा थोड़ा-सा था। मैंने ये नहीं बोलेगा कि क्योंकि ओमाइक्रॉन डेल्टा देखो सब लोगों को नहीं हुआ था, हम्म। पर ओमाइक्रॉन में तो बोलेगा क्लोज टू 70% ऑफ द पॉपुलेशन को हो चुका है। जी। उसके कंपैरिजन में री-इन्फेक्शन इज मिनिएचर, मतलब माइनस्क्यूल। हम्म। यस, री-इन्फेक्शन डेल्टा में बिल्कुल भी नहीं था, व्हेreas ओमाइक्रॉन में कुछ लोगों में दिखाई दिया है। पर जितने लोगों को ओमाइक्रॉन का तकलीफ हुआ था, उस हिसाब से री-इन्फेक्शन को अपन न गिनती के बराबर सोच सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अब छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खुल गए हैं और बच्चों को एक दूसरे से मिलने से रोकना जो है स्कूल में वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब जब सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पेरेंट्स और जो स्कूल के लोग हैं उनको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर बच्चों को लेकर के। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि आप देखेंगे तो ज्यादातर जैसा मैंने बताया कि ओमाइक्रॉन मोर देन 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन को क्लिनिकली या सब क्लिनिकली हो चुका है। इसका मतलब वो घर में रहते थे, उनके साथ भी बच्चे रहते थे और हमने एनालाइज किया था कुछ कुछ जगह पे, तो उसमें ये पता चला था कि सब बच्चे लोग को भी एंटीबॉडीज हो चुके हैं, मतलब बच्चे लोगों ने भी सब क्लिनिकली सफर होके ठीक हो गए। और यस, अपने जैसा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, पर स्कूल में ही नहीं है। मैं बच्चे लोग तो बच्चे हैं, तो उनको तो रोकना इम्पॉसिबल है। जी। उनको मतलब खेलने के लिए तो बिल्डिंग में मना नहीं कर सकते अपन, और वो तो खेलते ही है बच्चे लोगों के साथ। सेम थिंग है स्कूल में भी, पर ये थोड़ा सा अपन कितना रोक सकेंगे वो तो मुश्किल ही है। पर मैं ये बोल सकता हूँ कि उनको भी इम्यूनिटी आ चुकी है और मेरे ख्याल से इतना कुछ मेरे ख्याल से नॉट टू वरी सो मच, बिकॉज बच्चे वैसे भी अपने बिल्डिंग में नीचे खेलते हैं। उस समय भी दे आर मिक्सिंग अप विद द चिल्ड्रन हम्म। एंड उस हम लोग ने ये देखा है कि बच्चों लोग में इतना प्रॉब्लम नहीं आया। और आई थिंक स्कूल में भी जाने के बाद भी थोड़ा मास्किंग करना जरूरी है, बट बहुत डिफिकल्ट है बच्चे लोग को मास्क जी। कंटिन्यूसली पहनने के लिए। ठीक है, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड को तो समझा सकते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड केजी उनको कैसे समझाए। जी। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज प्रेफर जितना हो सकता है उतना कोशिश करना चाहिए, बट नॉट टू वरी, बिकॉज मेरे ख्याल से जैसा सबको घर में ये थर्ड वेव के टाइम पे ओमाइक्रॉन हो चुका है, तो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट बच्चे लोग को भी हो चुका है, होके गया रहेगा एंड उनका इम्यूनिटी भी अच्छा ही रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, क्या बच्चों में कोई ऐसे लक्षण या सिम्टम्स होते हैं जिनको कि जिन पर नज़र रखनी चाहिए या जिन पर निगाह रखना चाहिए, या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो माता पिता थोड़ा सा और ख्याल रखें या सावधान हो जाएं? आई थिंक फीवर, मेरे ख्याल से बुखार आएगा तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों लोग में ये एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम सी, दैट इज चिल्ड्रन, MIS-C बोलते हैं, वो किसी किसी बच्चे लोग में होता है। जिनको कोविड होके गया रहेगा उनको ये होता है। तो अगर समझो बुखार आ रहा है और बुखार जा ही नहीं रहा है, तो आई थिंक डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और उनका सलाह लेना जरूरी है। बाकी आई थिंक जस्ट कीप अ वॉच एंड कीप अ क्लोज वॉच अबाउट खांसी या जो भी है, बट आई थिंक बच्चे लोग में इम्यूनिटी अच्छी रहती है, मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर बुखार जा नहीं रहा है या खांसी जा नहीं रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और उतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू दर्शन। जी। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।